मुझे ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मेरी राजकुमारी किसी गरीब से प्रेम करे? ये अपमान है। नहीं, मैं उसे एक अमीर राजकुमार से ही ब्याहूंगा। पिताजी, आपको अपनी पुत्री की खुशियों से ज्यादा अपने राज्य की फिक्र है, अपने यश और सम्मान की फिक्र है। इसका मतलब आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ तो बन सकते हैं, लेकिन अच्छे पिता नहीं। अपनी बेटी को खुशियाँ कैसे देनी चाहिए आपको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है पिताश्री। मैं बचपन से ही इस राजमहल के अंदर कैद हो गई थी। चारों तरफ अहंकार और क्रोध ही दिखाई देता था। युद्ध के अलावा आसपास मैंने कभी कुछ नहीं देखा। अर्जुन ने मुझे प्रेम दिखाया और उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक गरीब किसान का बेटा है, इसीलिए आप मुझे उससे दूर कर देना चाहते हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी बड़ी होकर मेरे ही खिलाफ बगावत कर देगी तो मैं बचपन में ही इसका सर कलम करवा देता। इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सैनिकों, इसे हमारे पुराने कक्ष में कैद कर दो और बाहर पहरा देते रहना, कहीं धोखे से भाग न जाए। जो हुकुम महाराज। दासियों, राजकुमारी अदिति को पुराने कक्ष में ले जाया जाए। राजा विक्रम सिंह राजकुमारी अदिति को महल के एक पुराने कक्ष में बंद कर देते हैं। अदिति रो रही है, उसकी आंखों में दर्द और प्यार का संघर्ष झलकता है। अर्जुन, तुम्हारी वजह से मुझे पहली बार प्रेम के बारे में पता चला। तुमने मुझे एक नई दुनिया दिखाई। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मेरा विवाह तुमसे न हुआ तो मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। 2 साल पहले का समय, अदिति जंगल में एक गरीब किसान से मिली थी। वो उसे एक रहस्यमय जंगल में मिलने के लिए बुलाती थी। राजकुमारी, आप हमसे प्रेम करती हैं, ये तो मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है। मैं आपका प्रेम पाने के काबिल हूँ। मैं तो यही सोचकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। आप तो बड़े बड़े महलों में रहती हैं, नौकर चाकर आपके आसपास रहते हैं, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी धन नहीं है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा राजकुमारी। तुम्हारे पास धन नहीं है, परंतु तुम्हारे पास सच्चा प्रेम है। तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मैं महल में कभी नहीं पा सकी। मैं जानता हूँ अदिति, हमारी बीच की ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी। मैं गरीब हूँ, परंतु तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। आज के बाद मैं हर रोज यहाँ पर तुमसे मिलने आऊंगी। राजकुमारी, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। चलिए मैं आपको अपने खेत दिखाता हूँ। इन खेतों में मुस्कुराती हुई फसलों को ध्यान से प्रेम से छूकर देखिए। ये भी हमारा प्रेम पाकर कितने खुश हैं। इन फूलों को देखिए, हमारे स्पर्श मात्र से ही ये प्रेम से भर चुके हैं। इन पेड़ पौधों को देखिए, ये सभी मेरे मित्र हैं। इनके प्रेम को महसूस कीजिए राजकुमारी। अर्जुन, मैं इन सब बातों से कितना अनजान थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रकृति द्वारा बनाई हुई हर चीज में प्रेम होता है। इन फूलों को देखो, ऐसा लग रहा है मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। तुमने मुझे सच्चा प्रेम दिखाया है अर्जुन। अब हम लोग हर रोज तुम्हारे खेतों के पास ही मिला करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पिताश्री को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें कभी भी मिलने नहीं देंगे। अदिति की आंखों में आंसू है, लेकिन अर्जुन के प्रेम के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट भी है। राजमहल में अदिति की माँ रानी सुरेखा राजा विक्रम सिंह के सामने अदिति के विवाह की चिंता जाहिर करती हैं। महाराज, अदिति की उम्र विवाह योग्य हो गई है। हमें उसके लिए एक योग्य राजकुमार खोजने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ, लेकिन वो किसी गरीब से प्रेम करती है। मैं ये कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने राजकुमारी अदिति की जरा भी मदद करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी सुलेखा के चेहरे पर डर और चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे राज्य में किसी राजमहल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजकुमार धीरज, जो पड़ोसी राज्य का युवा और अमीर है, अदिति से विवाह करने की योजना बना रहा है। मुझे अदिति से विवाह करना है। मैं राजा को कैसे मनाऊं? राजकुमारी को किसी तरह से ये समझाना होगा कि वो तुमसे विवाह करे। राजा विक्रम सिंह का गुस्सा शांत करना कठिन है। मंत्री जी, अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा विवाह राजकुमारी अदिति के साथ हो गया तो राजा विक्रमादित्य सिंह के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाएगा और मेरी प्रतिष्ठा भी दूर दूर तक हो जाएगी। राजकुमार, आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी अदिति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो किसी गरीब से प्रेम कर बैठी है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। राजा विक्रम सिंह ने उसे अपने पुराने कक्ष में बंद कर दिया है। वो किसी भी कीमत पर किसी गरीब युवक से राजकुमारी का विवाह नहीं होने देंगे। वो राजा विक्रमादित्य की पुत्री है, हल्के में मत लो उसे। रात का समय, अदिति खिड़की से चुपचाप बाहर कूदती है और जंगल की ओर भागती है। उसका चेहरा संकल्प और साहस से भरा है। मैं अर्जुन के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपना प्रेम साबित करना होगा, चाहे जो भी हो। मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकती। अदिति जंगल में अर्जुन को खोजती है, जहाँ वो उसे एक पुराने मंदिर के पास मिलती है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन, जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ। कहाँ हो तुम? आप यहाँ कैसे आई?
मैंने निर्णय लिया है, मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। इस अमीर गरीब के अंतर को हमें मिटाना होगा। हमें सच्चे प्रेम की जीत दिखानी होगी। मैं समझ गया राजकुमारी, आप सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों जंगल में भाग रहे हैं। तभी राजा के सैनिक उनका पीछा करते हैं। अदिति और अर्जुन छुपते हैं, लेकिन वे पकड़े जाते हैं। कौन है? ये राजकुमारी का अपहरण नहीं, बल्कि राजकुमारों के गौरव का अपमान है। अदिति तुम जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। नहीं, हम साथ रहेंगे चाहे जो भी हो। मैंने ये निर्णय अकेले लिया है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। सैनिक अर्जुन को पकड़कर मारने लगते हैं। अदिति और अर्जुन को सैनिक पकड़कर महल में लाते हैं। वहाँ एक बड़ा दरबार लगा हुआ है। अदिति और अर्जुन को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हें इस अपमान की सजा मिलेगी। तुम्हारा प्रेम कभी स्वीकार नहीं होगा। पिताजी, मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। ये प्रेम सच्चा है और कोई भी शक्ति से नहीं मिटा सकती। अगर आपको इसे समाप्त करना है तो मुझे भी समाप्त करना होगा। राजा विक्रम सिंह गुस्से में हैं, लेकिन उनकी आंखों में दर्द झलकता है। अदिति की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास और साहस है। अचानक एक रहस्यमयी साधु प्रकट होता है। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और रहस्य छुपा है। पूरा दरबार चुप है। साधु के आने से एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलती है। राजन, प्रेम का बलिदान और सच्चाई सदा विजयी होती है। धन, सत्ता और संपत्ति प्रेम की सच्चाई को नहीं बदल सकते। अदिति का प्रेम सच्चा है। अगर तुम इसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर राजकुमार धीरज अपने मंत्री के साथ आ जाता है। राजा विक्रम सिंह, आपकी पुत्री से मेरे अलावा कोई विवाह नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी पुत्री का विवाह किसी और से करने के बारे में सोचा भी तो कल ही युद्ध होगा और आपका सारा राजपाट मैं तहस नहस कर दूंगा। राजा के मन में एक बदलाव आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी के साहस और प्रेम के प्रति झुक जाता है। राजकुमार धीरज और साधु महाराज, आप दोनों ने आज मेरी आंखें खोल दी। अदिति, तुम अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुन सकती हो। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। ऐसे अहंकारी राजकुमार से शादी करने से अच्छा है कि मेरी बेटी कुंवारी बैठी रहे। अर्जुन, तुम घायल हो गए पर मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। तुमने हमारा हृदय जीत लिया। धन्यवाद पिताजी, आपने हमारे प्रेम को स्वीकार किया। राजकुमार धीरज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अदिति और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से होता है और दोनों ही अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेवराय राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सोमलता भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार सोमलता अपने बाग में एक तालाब के पास टहल रही थी। वहीं एक सांप एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे पड़ा था और मेंढक टर्र टर्र की आवाज से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे, ये इतनी तेज आवाज! ये तो किसी मेंढक के शोर की आवाज है। ये सांप इसे खा जाएगा। मुझे इस मेंढक को बचाना होगा। रानी एक डंडे की सहायता से सांप को डराती है और सांप मेंढक को छोड़कर झाड़ियों में भाग जाता है। शुक्रिया रानी, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। नहीं तो मेरी पत्नी और बच्चे मुझे वापस न लौटा देख बहुत दुखी होते। आज तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान करे तुम्हारे मन की इच्छा जल्दी पूरी हो। इतना कहकर वो मेंढक वापस तालाब में चला गया। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो और मेंढक के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। तो ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। राजा कृष्णदेवराय परीलोक में सभी परियों को आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वो काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियां और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वो क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेवराय, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। काली परी, ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी।
मैं कुछ नहीं जानती। इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि ये इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद न करे। नहीं नहीं काली परी, ऐसा मत करो। मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? काली परी, मेरी भूल की सजा मेरी बेटी को मत दो, इसे श्राप मुक्त कर दो। राजा और रानी काली परी से क्षमा मांगने लगे और बाकी परियां भी काली परी को समझाने लगी। तब काली परी बोली, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा और उससे शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहां से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम काजल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी काजल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते थे और उससे नफरत करते थे। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर ही नहीं लगती। अगर ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना, तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी काजल को कुछ मत कहो, नहीं तो ये राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना करा है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेलें, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। नहीं, मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी। तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। रुको। राजकुमारी काजल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती। वो सब वहाँ से चली जाती हैं। राजकुमारी काजल रोती हुई महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी काजल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी काजल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारे राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। क्या करें महारानी, हमारी बेटी से कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देखकर सब राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं। इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे राजकुमारी काजल है कहाँ? आज वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही। और कहाँ जाना है, अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बहलाने शिकार पर चली जाती है। अरे राजकुमारी काजल कहाँ गई? लगता है वो किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे चली गई हैं। अब तो एक ही रास्ता है, हम यहीं नदी किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं। राजकुमारी काजल घोड़े पर सवार धनुष बाण हाथ में लिए शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान दो शेरों के बीच घिरा हुआ है और वो नौजवान निहत्था है। शेर उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी काजल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार से उन्हें डराती है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए, हाथ दीजिए, आप ठीक तो हैं? जी शुक्रिया, बस थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है, मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। और आपका परिचय? राजकुमारी काजल जयचंद को अपना परिचय देती है। धीरे धीरे जयचंद और राजकुमारी काजल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी काजल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना न कर दे। इसलिए राजकुमारी काजल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए, राजकुमारी काजल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी काजल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार जयचंद राजकुमारी से मिलने महल जाता है तो उसे सारी सच्चाई पता चलती है। राजकुमारी काजल, आपने बिना मेरी राय लिए, मेरे से बात किए बिना ये कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। राजकुमार जयचंद, इसीलिए आपसे ये बात नहीं की क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हैं। आपको तो सुंदर राजकुमारियां अपने विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी काजल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है, आप बहुत सुंदर हैं। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती।
उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी काजल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है। ये देखकर जयचंद और काजल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव राय और रानी सोमलता काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी काजल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी काजल अपने ससुराल विदा हो जाती है। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए दबंग किड्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।